बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। आलमी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां, क्या पाकिस्तान के पड़ोस में एक नई जंग का आगाज होने वाला है? मुल्क में एहतसाब के निज़ाम में लाई जाने वाली तब्दीलियां क्या वाकई ही मुअस्सर साबित होंगी? हुकूमत और अपोजिशन आपसी मामलात और चोर चोर डाकू डाकू के नारों की गूंज में आम आदमी को भूल गए। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है। पाकिस्तान शुरू से ही ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के लिए पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और अमरीका इसका मोतरफ भी था। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, लेकिन तालिबान की हुकूमत को आलमी दुनिया मानने से इनकारी है। आज एक मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और ये अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद पहले मुज़ाकरात हैं जो तालिबान और अमरीकी वफ्द के दरमियान हो रहे हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि तालिबान की हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान की कानूनी तौर पर हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तालिबान को क्या करना होगा। साथ ही साथ खबर एजेंसी का कहना यह भी है कि अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान से अपने शहरियों और दीगर का महफूज इनखला यकीनी बनाने और अमरीका के जो मगवी शहरी हैं मार्क फ्रेचर्स उनकी रिहाई पर जोर देगा। एक तो हम इस पर बात करेंगे इस मुलाकात के तनाज़ुर में मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है और खास तौर पर कि तालिबान को अपनी हुकूमत को कानूनी तौर पर मनवाने के लिए क्या इकदाम करने होंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सूरत हाल फिर से बदलती जा रही है। अफगानिस्तान में हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ और 55 अफराद हलाक हो गए। इस धमाके के हवाले से दाइश खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इससे पहले हमने देखा था कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालदा की रस्म कुल पर भी ब्लास्ट हुआ था और अब सूरत हाल फिर से क्या खराब होने जा रही है? क्या खित्ते का अमन फिर से दाव पर लग गया है? पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है और मजीद क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ हम इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से अभी खित्ते में जो तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान मजीद क्या रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अमरीका की जो नायब वजीर खारजा हैं वेंडी शर्मीन वो इंडिया के दौरे पर थी। इंडिया के दौरे के बाद पाकिस्तान के दौरे पर हैं और हम ये जानते हैं कि अमरीका का शुरू से ही पाकिस्तान को लेकर दोहरा मयार रहा है। वेंडी शर्मीन ने जो इंडिया में एक इंटरव्यू दिया उसके दौरान उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नैरो स्ट्रैटेजी के तहत हम चलेंगे और पाकिस्तान के साथ सिर्फ अफगानिस्तान के मामले पर बात होगी। इंडिया के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक अलाई बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार रहा वो काबिल तारीफ है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे हमेशा से मजबूत रहे और सो ऑन। इस दौरे के तनाजुर में भी मजीद क्या हो सकता है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में माहिर बैनुल अक़वामी उमूर ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। आलमी मंजरनामे पर जो तब्दीलियां आ रही हैं, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, मजीद पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुइनुद्दीन हैदर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त है जनरल साहब। सर सबसे पहले तो ये फरमाएगा, अफगानिस्तान में इससे पहले हमने देखा कि ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अब फिर एक ब्लास्ट हुआ, दाइश ने इसकी जो जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगानिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, कहा जा सकता है कि इसका खित्ते पर असरात मुरतब हो सकते हैं, खित्ते का अमन दाव पर लग सकता है। बिल्कुल, खतरा जरूर खत्ते पर पड़ेंगे इसके। और वहां जो माशी सूरत हाल हो रही है और जो वहां फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजों की बहुत दिक्कत महसूस हो रही है और उनके पास पैसे नहीं है कि वो ये गजाएं खरीद सकें, तो ये जाहिर है कि फिर ये लोग वहां से निकल के अपने मुल्क से जिस जिस मुल्क से बॉर्डर मिलता है उस तरफ निकलना चाहेंगे और फिर सब पे असरात पड़ेंगे। ईरान पे ही पड़ेंगे, हम पे ही पड़ेंगे, ताजिकिस्तान पे ही पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि तालिबान जब पिछली दफा भी हुकूमत में आए थे तो उन्होंने काफी अमन कायम कर लिया था। अभी भी काफी हद तक अमन कायम हो गया था, लेकिन ये दाइश के जो हमले हुए हैं, ये दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर ली। कंदूज की मस्जिद पे जो हमला हुआ है इसमें बहुत जानी नुकसान हुआ है। तो सोचने की बात यह है कि दाइश जो है जहां पर भी होती है, चाहे इराक में हो, चाहे शाम में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में भी कभी उसके कोई ट्रेसेस पाए जाते हैं, ये मुसलमानों ही पर हमले करती है, मुसलमानों की मस्जिद पे हमले करती है। और ये कभी इसने अमेरिकनों पे हमला नहीं किया, इजरायलियों पे हमला नहीं किया, किसी और पे हमला नहीं किया।
अब जो अमेरिका कहता है हम दाइश को और कायदा को खत्म करने के लिए आए थे अफगानिस्तान में, तो क्या खत्म करके गए? लगता है उसको मजबूत बनाकर गए। हम्म। और वही लगता है उनके सरपरस्त है, जब भी मुसलमानों पे ही हमले होते हैं। तो ये तो जो चले गए हैं वहां से, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम अफगानिस्तान से हमने जो जिस हालत में निकले हैं, तो इनको किस तरीके से जनरल साहब, ये जो बड़ा है। आपका अहम पॉइंट है कि जितने भी हमले होते हैं वो मुसलमानों पर होते हैं। अभी ये जो मस्जिद पर हमला हुआ, इसमें खुदकुश बमबार के हवाले से जो खबर आई वो चाइनीज था। इससे पहले मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता था और पाकिस्तान को और मुसलमानों को ये टाइटल दे दिया जाता था, लेबल दे दिया जाता था जी मुस्लिम जो है वो टेररिस्ट हैं। क्या अब चाइना की तरफ ये इशारा किया जा रहा है कि चाइना को भी इसी तरह की आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर ये कंफर्म हुई है बात, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो बहुत इस किस्म के पहले जो हमले हुए हैं उसमें उज़्बक भी इन्वॉल्व थे। मतलब लेकिन उज़्बक मुसलमान थे। अभी चाइनीज अगर इस्तेमाल हुए हैं, अगर वो कंफर्म है, तो चाइना में भी तो जरूरी नहीं कि वो गैर मुस्लिम हो सकता है वो भी मुस्लिम हो। चाइना में भी काफी मुसलमान हैं और उनके भी इस किस्म की तहरीकें चलती रहती हैं। तो पता ये चलता है कि ये साजिश है, और ये जिस मुल्क को चाहते हैं कमजोर करना, वहां पर इन लोगों को प्लांट कर देते हैं और वो फिर उस मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं। ये तो बाकायदा तौर पर जो दाइश ने जनरल साहब प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने खुद ही ये जिक्र किया है जी वो चाइनीज थे, उनका ताल्लुक सिंगयोंग से था और वो मुस्लिम थे। लेकिन थोड़ा सा तालिबान की अगर बात करें तो तालिबान की हुकूमत को भी कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया है और तालिबान की हुकूमत के बाद अमरीकी वफ्द के साथ पहले मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में। लेकिन कहा यह गया है कि कानूनी तौर पर कबूल करने के लिए मुज़ाकरात नहीं हैं। तालिबान को किस तरह से क्या स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए कि उनकी हुकूमत को कानूनी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए आलमी सतह पर? जो आलमी सतह से डिमांड्स उठ रही हैं, खसूसन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वेस्ट की तरफ से, बाकी लोग तो इस मामले में बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं है, लेकिन ये जो मुल्क है ये कहते हैं औरतों को हकूक दो, औरतों को अपनी कैबिनेट में शामिल करो, उन पर तालीम के दरवाजे पहले की तरह खुले रखो, हायर लेवल की, सब लेवल की, उनको काम करने की आज़ादी दो। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो मिनॉरिटीज हैं वहां पर, जो कि पश्तो स्पीकिंग नहीं है बल्कि फारसी स्पीकिंग है, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, वो कहते हैं कि लार्जर गवर्नमेंट जो बने उसमें उनको शामिल करो। जब करोगे तो हम समझेंगे कि आप जो है वो जमहूरियत की तरफ और एक स्टेबल हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। और साथ साथ में आप जो जबानी कलामी बातें कर रहे हैं, ये इसको हम देखेंगे आप प्रैक्टिकली जमीन पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हमें तसल्ली हो जाएगी तो हम आपको तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अकेले में कोई फैसला नहीं करेंगे, और हम अपने रीजन में जो मुल्क बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के मामला से दिलचस्पी इस लिहाज से रखते हैं कि वो उनके पड़ोसी हैं और वहां पर अमन और इस्तेकाम चाहते हैं, वो कहते हैं हम जो फैसला करेंगे आपस में मुशावरत के बाद, ईरान, चाइना, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, तो हम एक कलेक्टिव डिसीजन लेंगे इसके ऊपर, रिकग्निशन के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान के भी जनरल साहब टीटीपी के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात तो हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं। पाकिस्तान ने तो उनसे कहा है कि आपने कहा था कि हमारा सॉइल इस्तेमाल नहीं होगा किसी मुल्क के खिलाफ और यहाँ से टेररिज्म नहीं फैलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा ये जो टीटीपी वाले ये आपके ही आदमी हैं, ये अफगानिस्तान में जरूर आके उन्होंने कैंप बना लिए थे पुरानी हुकूमत के दौरान, और हिंदुस्तान और उनको दूसरे ममालिक सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करने में, जो हमारे दुश्मन हैं या पाकिस्तान का भला नहीं चाहते। वो कहते हैं ये आपके आदमी हैं तो आप इनसे मुज़ाकरात करें। और वो ये भी कहते हैं कि हमने देखी थी कि हमको जो अफगान की नेशनल आर्मी थी और बाकी लोगों ने हम पर बहुत जुल्म की, ज्यादती की, हमारे लोग बंदे तालिबान मारे, लेकिन हमने एक जनरल एमनेस्टी दी है, हमने आम माफी दी है, ताकि मुल्क में एक अमन की फजा कायम हो जाए और ये ना समझे कि इंतकामी कार्रवाई जारी है जो कि कभी खत्म होने में नहीं आती, दोनों तरफ से सिलसिला चलता ही रहता है। फिर उन्होंने हमको भी ये मशवरा दिया कि इनसे बातचीत करें। तो पहले स्टेज पर शायद वो खुद ही उनसे कुछ इनिशियल बातचीत करें, जब कोई पॉलिसी सामने आएगी कि वो क्या चाहते हैं, किन टर्म्स पे पाकिस्तान के साथ हथियार डालना चाहते हैं,
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, जब कोई कंक्रीट शक्ल सामने आएगी तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में उसको आना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए और एक कलेक्टिव फैसला पाकिस्तान को लेना चाहिए। और जनरल साहब, आप पाकिस्तान के किरदार का हमेशा से जो अमेरिका है वो मुतरफ रहा है अफगानिस्तान के मामले में इनखला के हवाले से, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी समझ नहीं आ पा रही है। अमेरिका का अभी भी दोहरा मयार बरकरार है। अभी जो वेंडी शर्मीन अमेरिकी नायब वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आपने उनका इंडियन इंटरव्यू भी देखा होगा जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हम स्ट्रैटेजिकल आए रख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ी नैरो डिस्कशन रहेगी सिर्फ अफगानिस्तान के मामले पर। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद उनके सारे स्टेटमेंट्स तब्दील हो गए, बड़ी वो मुतरफ रही, साथ ही साथ उन्होंने ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से बात की। अमेरिका की ये स्ट्रैटेजीज क्या है, अमेरिका क्या चाहता है, आपको क्या लगता है? आई थिंक अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी काफी, उनकी फॉरेन सेक्रेटरी ने हिलरी क्लिंटन ने बयान की हुई है, और भी अमेरिकन जो फॉरेन उनके रहे सेक्रेटरी, वो यस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि जब कोई काम पड़े तो उनको गाजर और थोड़ा सर पे हाथ फेरो, और जब काम निकल जाए तो आंखें चढ़ा लो अपनी और मुंह फेर लो और इन पे सैंक्शंस लगा दो। ये उनकी पॉलिसी 7 साल से रही है, बहुत सालों से। और जब 9/11 में हमारी मदद चाहिए थी तो उस वक्त कॉलिन पॉवेल साहब जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, जनरल साहब, उन्होंने कहा था कि हम आपके पास आ रहे हैं और इस दफा आपके साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात 50 साल पर जो कम से कम हम देख रहे हैं मुहित होंगे, कायम किए जाएंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, आप नॉन नेटो अलाई बनेंगे, आपको सिविल और मिलिट्री इमदाद दी जाएगी, पाकिस्तान को मजबूत बनाया जाएगा। तो ये उन्होंने बातें कही थी, लेकिन फिर आपने देख लिया है कि वो कभी ड्यूबोन का मुतालबा करते हैं, कभी कहते हैं उनके क्लिंटन साहब के पाकिस्तान ने हमसे पैसे ले लिए, खा लिए और काम नहीं किया, और बगैर देखे कि यहाँ 70-80 हजार जाने चली गई, पूरा मुल्क तबाह हो गया। मुल्क के बाद हिस्सों में गवर्नमेंट की रिट चैलेंज हो गई, सवात में पाटा के इलाके सारे थे वो चले गए, इन दहशतगर्दों के हाथों में हमले हो गए, एपीएस पे का वो सब आंखों से देख रहे हैं। तो उनकी पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान जो है कभी बहुत मजबूती से पैरों पे खड़ा ना हो, और वो उनको ये भी खटकता है कि ये चाइना से इनकी जो दोस्ती है, वो कहते हैं अपने ताल्लुकात उनसे कम करो, सी पैक जो है उसको भूल जाओ या छोड़ दो। अब बताइए, खुद तो आप कुछ दे नहीं और साथ ही बोले कि उनसे किसी से मत लो, खुद तो आप हमें गैस कहीं नहीं दे रहे या कुछ भी दे रहे, कहते ईरान से गैस की पाइपलाइन ना आए ना बने तो सेक्शन है फला है। इससे आप उनकी पॉलिसी का अंदाजा लगा लीजिए। तो जनरल साहब, फिर पाकिस्तान सारी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, अमेरिका को जो मतलब होता है तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ उसकी नज़रें बदल जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए कि अमेरिका को सख्त नैरेटिव मिले पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, बहरहाल लेकिन वो इम्पोर्टेंट सुपर पावर है जिसका स्टेटस डिक्लाइन हो रहा है अभी, इट इज ए डिक्लाइनिंग सुपर पावर। तो पाकिस्तान उनके साथ कन्फ्रंटेशन की पाथ पे नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिश कोऑपरेशन के पाथ की होनी चाहिए, कि जिसमें वो हमको जो है डैमेज ना करें और टोटल हिंदुस्तान की तरफ ना चले जाएं। बाकी पाकिस्तान ने पहले जब इनसे ताल्लुकात अच्छे थे उस वक्त भी चाइना के साथ अपना ताल्लुक कायम रखा था, जबकि उसने चाइना को तस्लीम ही नहीं किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने चाइना का नहीं छोड़ा था हाथ। तो हम तो जाहिर है अपनी मफादात अब देखेंगे, और पहले की तरह आंख बंद करके अमेरिका की गोद में बैठने का मेरे ख्याल में दिन खत्म हो चुके हैं। और इसका अंदाजा आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान से लगा लें कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान की जो फौज है वो किसी के लिए मर्सनरी का रोल अदा नहीं करेगी। तो जन साहब, अपने मफादात आखिर देखेंगे, इसी आखिर से में अंदाजा लगा लीजिए। आखिर में जो चाइना के हवाले से साउथ चाइना सी में जो एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो अमेरिका ये कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और इनके साथ, इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरी तरफ ईरान ने जो ईरान और कोरियन मिशन को बंद करने के बाद CIA ने चीन पर नजर रखने के लिए एक सेंटर कायम कर दिया। देखिए, ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, चीन के साथ तो कोई दुश्मनी उनकी छुपी हुई नहीं है।
हम्म। हालांकि चीन उनका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उनके दरमियान में बहुत बड़ा तजारत का हुजूम है, और चाइनीज बेइंतहा सरमाया जो है वो अमेरिकी कंपनियों में लगा हुआ है, और अमेरिका चाइना का मखरूज है। यही चीज उनको गम खाया जा रहा है कि फाइनेंशियली चाइना हमसे अनकरीब आगे बढ़ के चला जाएगा हम्म। और सुपर पावर का स्टेटस हासिल कर लेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और बाकी फील्ड में भी आगे चला गया। तो उसको लगाम डालने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को कम करने के लिए ये जापान के साथ मिलकर और खसूसन अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ओके। वो एक जमाने में इंडिया जो क्वाड का बना था ये, ओके। तो चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में इसको चाइना को ब्लॉक रखा जाए और उसको वहां से जहां तक मुमकिन हो सके उसके लिए मुश्किलात पैदा की जाए। चाइना भी ये पॉलिसी को समझता है और उसने अपने स्टेप्स उठाए हैं, उसने छोटे ओके। छोटे आइलैंड क्रिएट किए बनाए हैं गॉट और योर वहां पॉइंट। पर एयर डिफेंस और दूसरी इक्विपमेंट डिप्लॉय की है। तो चाइना विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। उसने भी कोई रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है कि इससे आगे बढ़े तो फिर कन्फ्रंटेशन कैन टेक द पाथ ऑफ द गॉट योर वॉर। पॉइंट जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहिउद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सिचुएशन पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मुल्क में हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, एहतसाब को जमल है उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जो तब्दीलियां की गई हैं वो कितनी मौसर साबित होंगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, मगर हुकूमत की तरजीहात लगता है कुछ और हैं। लेकिन जो हुकूमत की तरजीहात में था वो भी होता नजर नहीं आ रहा। एहतसाब होगा, करप्शन का खात्मा होगा और मुल्क से लूटे गए पैसे मुल्क में वापस आएंगे और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन ना एहतसाब उस तरह से हो पाया, ना करप्शन का खात्मा हो पाया। अभी भी हालात लगता है जूं के तू हैं। बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं मुल्क में। एहतसाब का जो अमल जारी है उसका मुस्तकबिल क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और मुल्क में एहतसाब के निज़ाम में जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, क्या वाकया ही वो मुअस्सर साबित होंगी, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन का किसी भी जमहूरी दौरे हुकूमत में जो किरदार होता है वो किरदार हमें शुरू से ही नजर नहीं आया है। हम देखते हैं कि पार्टियां अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात के शिकार हैं। पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है, साथ ही साथ नून लीग के पार्टी के अंदरूनी तौर पर जो इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं उनका मुस्तकबिल के साथ साथ नून लीग का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और ये वही तरामीम हैं जो नैब कवानीन में की गई हैं, जिन तरामीम के हवाले से ऑपोजिशन बात करती नजर आई। लेकिन अगर वही तरामीम है तो फिर यह चैलेंज करने की बात क्यों हो रही है। इन तरमीम के हवाले से बात करेंगे, एहतसाब के अमल के हवाले से बात करेंगे और सबसे बढ़कर इसी सेगमेंट के आखिर में बात करेंगे कि हुकूमत की तरजीहात कब दुरुस्त होंगी। एक आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, महंगाई का खात्मा करना, मुल्क में जो गरीब तबका है उसको रिलीफ फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कोई नया मसला शुरू हो जाता है और हुकूमत जो है अपने एजेंडे से हट जाती है। सारी सूरत पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर साहब, सबसे पहले तो एहतसाब की बात कर लेते हैं। जरा मुझे बताइएगा, आप शुरू से ही बहुत सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में आपने हुकूमतों को देखा, पार्टियों को देखा, नून लीग को भी आपने देखा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब का नारा बुलंद करके इख्तिदार में आई थी। लेकिन एहतसाब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं और ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं क्या ये मुअस्सर साबित होंगी? बहुत शुक्रिया जी। एहतसाब से पहले अगर आप एहतसाब के माजी को जहन में रखें तो माजी के एहतसाब को बर्बाद, अगर आप एहतसाब के हाल को जहन में रखें, हाल से मुराद ये कि जो इमरान खान साहब के 3 साल गुजरे ये हाल भी बर्बाद, तो जिस शहर का मुस्तकबिल भी बर्बाद है, हाल भी बर्बाद है, बल्कि हाल को मजीद कंटेमिनेट किया जा रहा है और गंद मारा जा रहा है, तो फिर उस चीज के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो कितना हसीन और खूबसूरत हो सकता है। ये सबसे बड़ा जो था इमरान खान साहब के जितने भी नारे थे 22 साल की उनकी सियासत के इक़्तिदार में आने से पहले, उनमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर नारा था और जिस नारे की गूंज बहुत ज्यादा, जिस नारे ने सबसे ज्यादा लोगों को उनके करीब किया, यानी अगर 100 लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, फॉर एन इंस्टेंस मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो 100 में से कम अज कम 80 लोग वो थे या है जो इमरान खान साहब के एंटी करप्शन नैरेटिव की वजह से इमरान खान साहब के करीब। लेकिन उन्होंने इन 3 साल के अंदर ना तो इंसाफ के निजाम को बेहतर करने के लिए कुछ किया। अच्छा, आप ये कह सकता है कि वो अभी बेहतर कुछ नहीं, बेहतर इस तरह नहीं होता है।
एहतसाब के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपको एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाना थी, आपको एहतसाब जजों की तादाद बढ़ाना, आपको प्रोसिक्यूटर्स की तादाद बढ़ाना, आपको और जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत थी नैब की वो करना चाहिए थी। आपको बजट देना चाहिए था। जो एपलेट कोर्ट्स, आपको नैब के लिए सेपरेट एपलेट कोर्ट्स जो है वो तय करना चाहिए थी, ताकि जो रिवायती हाई कोर्ट्स के अंदर जब केसेस जाते हैं तो हाई कोर्ट्स तो अपने रूटीन केसेस में इतनी उलझी होती हैं तो वो नैब के केसेस उनके फैसले नहीं कर पाते। जैसे नवाज शरीफ और मरीम नवाज और मुख्तार सफदर की जमानत का केस हमारे सामने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, 4 साल हो गए उनको सजा हुई हुई, 4 साल से केस जमानत का दाखिल किया हुआ है, वो केस ही आगे नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी हाई कोर्ट वैसे बहुत ज्यादा ओवर बर्डन। तो ऐसे बहुत सारे काम इमरान खान साहब करना थे जो नहीं। अब आ जाते हैं इस ऑर्डिनेंस के हवाले से। इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने कुछ चीजें जरूर की है, लेकिन एक तो चेयरमैन नैब के ऊपर उनका जो अपना नैरेटिव, जो उनका अपना प्रिंसिपल स्टांस रहा है, वो प्रिंसिपल स्टांस ये था कि कोई एक शख्स जो है वो मुल्क के लिए इंडिस्पेंसिबल, कोई एक शख्स मुल्क की नागुज़ीर नहीं होता। लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, मुल्क कायम दायम रहता है, शख्सियत कायम दायम। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ इस वक्त अगर कोई शख्स 22 करोड़ में से चेयरमैन नैब बनने के काबिल है, वो सिर्फ और सिर्फ जावेद इकबाल है, जबकि इमरान साहब का बयान नहीं था। दूसरी तरफ जनरल आसिफ बाजवा साहब पर जब लगा बड़ा सीरियस एलिगेशन, वो गलत होगा, मैं नहीं कह सकता वो सच है। लेकिन अमीर साहब एक बात की समझ नहीं आई कि माजी में यही जावेद इकबाल साहब थे जिनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता था। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी साहब बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस में इनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे। उन्हीं की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो गई। फिर जो तरामीम की गई उनमें से बहुत सारी सजेशंस हुए हैं जो अपोजिशन की तरफ से की गई थी। तो ये जो अंदरूनी तौर पर म्यूचुअली चीज़ें डिसाइड की गई हैं, ये खबरें आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, क्या इनमें कुछ सदाकत है ऑर्डिनेंस के हवाले से? देखिए, ये तो सूट करते हैं ना इमरान खान साहब को जावेद इकबाल साहब कि जैसा तैसा भी है, उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ा, उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को एक बार नहीं बार बार पकड़ा, जमानत होती थी, फिर जमानतें कैंसिल, उन्होंने इनके खिलाफ केसेस बनाए, केसेस को चलाया। ये एक अलग बात है, ये बहस हो सकती है कि वो केसेस कंक्लूड क्यों नहीं हुए। तो ये इमरान खान साहब को सूट करता है। फिर इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के किसी भी शख्स के खिलाफ केस अंजाम तक नहीं पहुंचा। कुछ केसेस खत्म हो गए सिरे से, कुछ केसेस अंजाम तक ही नहीं पहुंचे, जैसे अली खान साहब का केस, सत्तार खान साहब का केस और ऐसे केसेस। वो केसेस एक तरह से गुबार की तरह है, आपको कुछ नजर नहीं आता कि वो केसेस का अंजाम क्या है। तो ये इमरान खान साहब को अपने हिसाब से भी सूट करते हैं और उनकी ऑपोजिशन के हिसाब से भी इमरान खान साहब को सूट करते हैं। एक उनका ये मौकिफ जो है, मैं उस मौकिफ को समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करते हैं चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, तो ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खुद नैब ज़दा है, खुद उनके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं। तो जिस शख्स के ऊपर नैब के केसेस हैं, वो शख्स अगर लीडर ऑफ द हाउस को कहे कि तुम फलां शख्स को नहीं फलां शख्स को चेयरमैन नैब बनाओ, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट मसलन ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। तो ये एक पॉइंट वैलिड है, लेकिन इसका एक हल निकाला जा सकता था कि ऑपोजिशन लीडर एक साइड पे हो जाते, लेकिन ऑपोजिशन की को पार्लियामानी कमेटी वो नाम तजवीज कर देती। तो जो एक ड्यू प्रोसेस है चेयरमैन नैब की तैनाती का, वो ड्यू प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता। लेकिन एक शख्स को दोबारा से, लेकिन उसमें भी जब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती नहीं होती तब तक मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात की गई। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ अमीर साहब, पीडीएम का जो मामला है वो भी चल रहा है। मौलाना फजल रहमान ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। पीडीएम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को शुरू से ही हम डिस्कस करते आए हैं कि उनका क्या मुस्तकबिल है सियासत में एंड ऑल, लेकिन अब ये जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मुतालबा कोई मुनासिब है और ये मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं सूट करता ये मुतालबा। उसकी वजह है, देखिए इमरान खान साहब के 3 साल गुजर गए और उनके 2 साल बाद, या तो आप पहले साल में उनकी हुकूमत गिरा देते तो इमरान खान साहब को शायद इस तरह शहीद बनने का मौका ना मिलता, ना उनकी गवर्नेंस के एक्सपोज होने का मौका मिलता, ना उनके वादों के एक्सपोज होने का मौका मिलता। इन 3 सालों ने इमरान खान साहब को, उनके उसूलों को, उनके यू टर्न्स को, उनके वादों को, उनके मंशूर को, उनकी कमिटमेंट को बुरी तरह से एक्सपोज किया।
अब अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत टॉपल करते हैं तो उनके पास ये जवाब होगा अगले इलेक्शन में जाते हुए अपने वोटर्स को दिलासा देने के लिए कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा था, मैं तो जमीन आसमान की किताबें मिला रहा था, मैंने तो पाकिस्तान को फ्रांस, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बना देना था, लेकिन इन्होंने मेरी हुकूमत चलने नहीं दी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को शहीद होने का, सियासी शहीद होने का मौका नहीं देना चाहिए ऑपोजिशन को। इनसे एक दिन भी कम नहीं देना चाहिए जो इनके 5 साल की हुकूमत है। एक दिन भी कम इनको नहीं मिलना चाहिए। अगर इनको एक दिन भी कम आपने दिया 5 साल में से, तो ये लोगों से कहेंगे कि मैंने सारा काम जो 5 साल का था वो इस एक दिन में करना था, मुझे इन्होंने एक दिन काम नहीं करने। लेकिन इसके लिए तो ऑपोजिशन का एक पेज पर होना, आमिर साहब, आपको लगता है ना, बहुत जरूरी है। अब तो हम ऑपोजिशन के अंदर भी ऑपोजिशन देख रहे हैं। नून लीग अंदरूनी तौर पर इतने ज्यादा इख्तिलाफात का शिकार हो चुकी है, तो वो हुकूमत के हवाले से क्या ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? एक तो देखिए, ऑपोजिशन गिरा भी नहीं सकती इमरान खान साहब को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात करना कि हम हुकूमत को गिरा रहे हैं, आप हुकूमत को एक्सपोज करें, आप हुकूमत के वादों को, हुकूमत की बदयांती को, हुकूमत के झूठ को एक्सपोज करें। आप हुकूमत को गिराने के ऊपर तवानाई ज़ाया मत करें, और हुकूमत को गिरा नहीं सकते, ये एक दूसरी हकीकत है कि जितनी कोशिश कर लें। अभी मौलाना साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं, और इस अक्टूबर के अंदर कुछ एक्टिविटीज भी हैं इनकी पीडीएम की। ऑलरेडी पहले ये एक बड़े वक्फे के बाद कराची से अपने जलसों का आगाज कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पीडीएम अब हुकूमत को गिराने की सलाहियत रखती है। हाँ, ये सिर्फ एक सूरत में गिरा सकती थी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ रहती और ये मिलकर एक वायलेंट मूवमेंट शुरू करते हुकूमत के खिलाफ। वायलेंट मूवमेंट मैं तो सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हुकूमत को गिराने के लिए आपको मास मूवमेंट शुरू करना पड़ता है। लोग सड़कों पर निकल आए, शहर बंद कर दें, आप हुकूमत मजबूर हो जाए, उसके वो घुटनों पे गिर जाए, तो हुकूमत जा सकती है। ये ऑपोजिशन को कर सकती थी अगर हुकूमत को गिराना चाहती थी ऑपोजिशन। और जरा अमीर साहब, हुकूमत की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत के पास अब जितना वक्त रह गया, इससे पहले जितना वक्त पाकिस्तान तरीके से आप गुजार चुकी, कोई काबिल सताइश वक्त नहीं था। एक आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता गया। आम आदमी को कंसर्न नहीं है कि एहतसाब हो रहा है या नहीं हो रहा, करप्शन हो रही है नहीं, और उसको अपनी जरूरियात जिंदगी से उसका कंसर्न है। आने वाले वक्त में क्या हुकूमत की तरजीहात में कुछ होगा कि आम आदमी को रिलीफ मिल सकेगा? क्या करना चाहिए? पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है? देखिए, एक तो कम वक्त रह गया इनके पास, और जो आखिरी 6 से 8 माह हैं उनको आप बिल्कुल माइनस कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी उनके पास 2 माह कम 2 साल रह गए, यानी तकरीबन 22 माह उनके पास रह गए। तो 22 में से भी अगर आप 6-8 माह निकाल दें तो प्रैक्टिकली उनके पास 1.25 साल जो है वो बाकी है। तो इस वक्त वो बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। और एहतसाब के माजी की या हाल की बात की जाए तो बेहतर है। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माजी में जो एहतसाब के हवाले से नारा बुलंद किया गया था, उसमें भी हमें एहतसाब का अमल हमेशा से मुतनाज़ा ही नजर आया। उसके पीछे क्या वजूहात हैं वो एक अलग बहस है। रही हुकूमत की बात, तो हुकूमत को अपनी तरजीहात को बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। आखिरी साल वैसे ही इंतखाबात का साल होता है, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं दे पाती। लेकिन ये जो 6-8 महीने हैं, इन 6-8 महीनों में लग ये रहा है कि हुकूमत बेहतर तरीके से आम आदमी को रिलीफ नहीं दे पाएगी। जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होता, पॉलिसीज़ वाज़ेह नहीं होती, तब तक जो है एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का शुरू से ही ऑपोजिशन वाला किरदार नहीं रहा। ऑपोजिशन का जो किरदार होता है कि हुकूमत को राह रास्त पर लेकर आना, उनकी पॉलिसीज के हवाले से तनकीद करना, पॉलिसीज को बेहतर करवाना, वो भी हमें ऑपोजिशन का किरदार नजर नहीं आया। और रही बात मौलाना फजलुर रहमान जो आज पीडीएम के बाद अर्ली इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, वो मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ऑपोजिशन को भी अपनी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज को बेहतर बनाने की जरूरत है। नून लीग ऑलरेडी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। इन अंदरूनी इख्तलाफात को जब तक नहीं खत्म किया जाता, तब तक ऑपोजिशन अपना किरदार बेहतर तरीके से किरदार अदा नहीं कर सकती। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।